नमस्कार दोस्तों। आइए मैं आज आपको प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक कुषाण वंश पढ़ाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने एग्जामों में देखा है, अक्सर कुषाण वंश से एक आध नंबर जरूर आ जाता है, चाहे रेलवे हो चाहे अन्य कोई एग्जाम हो, विशेषकर रेलवे हो या एसएससी हो, वो तो इसके पीछे जरूर पड़ा रहता है एक नंबर लेने के लिए। ठीक है, आपको पता है एक वंश है कुषाण वंश। ठीक है दोस्तों, और ये कुषाण वंश जो है इनकी जाति होती है, कुषाणों की जाति को हम यूची कहते हैं। और इनका जो वंश है तोखरी वंश है। कुषाणों का वंश क्या था? तोखरी वंश। और इनकी जाति क्या थी? यूची जाति। और इन्हें क्या कहा जाता है? कुषाण। ऐसा माना जाता है मूल रूप से चीन का वंश है। मूल रूप से कहां का वंश है? चीन वंश है। ठीक है, और इसके संस्थापक हैं कुजुल कडफिसेस। और कुषाण वंश के अंतिम शासक, अंतिम कुषाण वंश के अंतिम शासक है वासुदेव जी। और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक है कनिष्क जी। ठीक है, तो हम देखेंगे, बेसिक बातें तो जान गए मेरे दोस्तों। अब हम जानेंगे कुजुल कडफिसेस के बारे में। तो जानेंगे कुषाण मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। और कौन सी जाति थी? यूची जनजाति थी मेरे दोस्तों। इसके संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। आपसे पूछेगा तो ये जानकारी है ही। और ये लोग तांबे के सिक्के चलाए। भारत में तांबे का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक कौन है? कुजुल कडफिसेस है मेरे दोस्तों। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण चलाएंगे आगे। अब देखिए, कुषाणों की दो राजधानी थी। कुषाणों की एक राजधानी पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं वर्तमान में। पुरुषपुर वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इसी को पेशावर कहा जाता है। और दूसरी राजधानी मथुरा अर्थात यूपी है। मथुरा को भी कुषाणों ने अपना केंद्र बनाया मेरे दोस्तों। ये है कुषाण इंपायर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बिम कडफिसेस के बारे में। कुजुल को तो जान गए, तो देखेंगे वास्तविक संस्थापक बिम कडफिसेस था। बिम कडफिसेस ने सोने तांबे के सिक्के चलवाए, जिसे द्विभाषी मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, एक यूनानी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। अब पूछेगा खरोष्टी लिपि में सर्वप्रथम सिक्का किसने चलाया? तो आप क्या कहेंगे? कुषाणों ने। और यूनानी लिपि में कुषाणों ने। अब देखेंगे बिम कडफिसेस जो था शिव भगवान का भक्त था, शैव धर्म का अनुयायी था। इसलिए इसके सिक्के पर भगवान शंकर जी, नंदी जी, बैल और त्रिशूल आदि छपे मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, जानकारी रखिए। किस शासक के सिक्के पर नंदी जी हैं, बैल है, त्रिशूल है, शिव है? क्योंकि ये शैव धर्म का अनुयायी है। कौन? बिम कडफिसेस। देखिए, वास्तविक संस्थापक बिम कडफिसेस था, संस्थापक तो कुजुल कडफिसेस था। ठीक, आगे देखेंगे उपाधि। ये सम्राटों का सम्राट है, सर्वलोकेश्वर है, महेश्वर है। आपसे पूछेगा कि महेश्वर की उपाधि किसने धारण किया? बिम कडफिसेस ने। सर्वलोकेश्वर की उपाधि किसने धारण किया? बिम कडफिसेस ने। सम्राटों का सम्राट किसे कहते हैं? बिम कडफिसेस को। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे आएंगे, कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्रतापी था। सबसे प्रतापी क्या था? शासक था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था मेरे दोस्तों। थैटक अभिलेख के अनुसार। अब समझिएगा, कौन सा अभिलेख? थैटक अभिलेख। थैटक अभिलेख के अनुसार कनिष्क बिम कडफिसेस का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिम कडफिसेस का। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान, सबसे प्रतापी राजा था, शासक था।
कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ, अर्थात 78 ईस्वी से कहेंगे, इसे एडी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? एडी। यहीं से भारत में शक संभवत की शुरुआत हुआ। देखिए, कहा जाता है कि शक संभवत को शुरू करने में संशय है। कुछ लोग कहते हैं कि कनिष्क ने चालू किया 78 एडी में, और कुछ लोग कहते हैं साउथ इंडिया के एक शासक थे शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। शिलादित्य कहाँ के थे? साउथ इंडिया। तो उनसे भी कुछ लोग जोड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है कनिष्क के बारे में ही दोस्तों। तो 78 एडी है, और जो विक्रम संभवत है वो क्या है? 57 बीसी है। ठीक है, अब देखेंगे जो 78 एडी है, तक संभवत यही भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है मेरे दोस्तों? शक संभवत है, जो 1957 में, कब? 1957 में भारत सरकार ने लागू किया। कब लागू किया? 1957 में। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? फालतू में बार बार भागी। ठीक है, 1957 में लागू किया। कनिष्क के समय साम्राज्य अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया और पार्थिया, याद रखेंगे। अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया और पार्थिया, याद रखेंगे। अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया अर्थात मध्य एशिया, और पार्थिया अर्थात ईरान, भारत का साम्राज्य था। इसने क्या उपाधि धारण किया? द्वितीय अशोक। इसे दूसरा अशोक भी कहते हैं मेरे दोस्तों, और इसे देवपुत्र भी कहते हैं। देवताओं का पुत्र, देवता का पुत्र, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का और सूर्य देवता को समर्पित इसने चलाया था। शुद्ध सोने का सिक्का किसका प्रतीक? भगवान सूर्य का प्रतीक। मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कनिष्क और उसका धर्म, ये जानकारी अनिवार्य है, क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं का धर्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, हालांकि ये शिव भक्त भी था। यह शिव का क्या था? शिव का भक्त था। ये शिव का भक्त था। और महायान शाखा, आप जानते हैं बौद्ध धर्म में भी कई शाखाएं हैं। हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान, तंत्रयान, ऐसे कई शाखाएं हैं, लेकिन ये महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ करवाया? कश्मीर में। कश्मीर में कहा? कुंडलवन में, और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। आपको पता होगा दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियां भारत में हुई हैं। पहला तो करवाए हैं अजात शत्रु जी, दूसरा करवाए हैं कालाशोक जी, तीसरा कराए हैं सम्राट अशोक जी, चौथा करवाए हैं कनिष्क जी। 4 राजाओं ने भारत में 4 बार बौद्ध संगतियां करवाई। सम्मेलन, प्रथम अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा सम्राट अशोक और चौथा कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगति जो अंतिम वाली थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी किए हैं। और कहा किए हैं? कश्मीर में। और कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन। और चौथी बौद्ध संगति, अब देखिए, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा। हीनयान, महायान, अर्थात कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। किसके समय बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा?
हीनयान, महायान, तो आप कहेंगे मेरे दोस्तों कनिष्क के समय बटा। ठीक है, महायान शाखा में दो शैलियां हैं, क्या? प्रतिमा निर्माण की, अर्थात मूर्ति बनाने की दो शैलियां, गांधार शैली, मथुरा शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसे जरूर याद रखिए। महायान शाखा अर्थात बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को मान्यता देने वाला पहला शाखा है महायान, और कनिष्क के समय गांधार और मथुरा। अब देखिए जो मूर्ति कला की शैली है, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। अब देखेंगे ये जो गांधार इंडो ग्रीक शैली, इसे इंडो ग्रीक शैली कहते हैं, क्योंकि यूनानी रोमन शैली भी कहा जाता है, क्योंकि यह यूनान और रोमन। आप देखते हैं महात्मा बुद्ध जी की जो मूर्ति है, उसके जो बाल हैं बड़े घुघराले घुघराले बाल, बहुत घुघराले बाल है महात्मा बुद्ध। तो ऐसे घुघराले बाल तो भारतीयों के पाए नहीं जाते हैं, ये घुघराले बाल रोमन लोगों के पाए जाते हैं, रोम के लोग। तो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी है, तो ऐसा लगता कि कोई फॉरेनर व्यक्ति, कान बड़े बड़े, कुंडल, ठीक। और इसका प्रमुख केंद्र गांधार शैली है। ये गांधार जानी रहे कहाँ है, और मुख्यतः बुद्ध और बोधित की मूर्ति का निर्माण हुआ। पत्थर में काले, नीले, हरे तथा स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ। यूनानी देवता अपोलो की नकल की गई। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध जी की जो मूर्ति है वो किस देवता का नकल है? अपोलो, यूनान के एक देवता है अपोलो जी। ठीक है, इसमें आध्यात्मिकता कम और भौतिकता, आडंबर ज्यादा दिखता है। लेकिन जो मथुरा शैली है, मथुरा शैली कनिष्क के समय मथुरा में जन्मी। मथुरा में बौद्ध, हिंदू, जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियां प्राप्त होती है। इनमें मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर होते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण पहली शताब्दी में मथुरा में हुआ, और इसमें आध्यात्मिकता अधिक है, भौतिकता कम है। तो ये रहा कनिष्क के समय, कुषाणों के समय का। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव जी हैं। कुषाणों ने सर्वाधिक सिक्के क्या जारी किए? तांबे के, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के भी, शुद्ध सोना का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का। अब पूछेगा शुद्ध सोने का सिक्का और दूसरा तांबा, सबसे ज्यादा तांबा छापे। कुषाणों के काल में ईंट के कुओं का निर्माण हुआ। भारत में मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त होता था, जिसका प्रयोग कुषाण लोग सिक्कों के निर्माण में करते थे। कहा? मध्य एशिया। कौन सी पहाड़? अल्ताई पहाड़ से सोना प्राप्त होता था। कुषाण काल में भारत में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ। अब देखिए, बाल विवाह प्रथा भारत में कब आया? कुषाणों के समय आया मेरे दोस्तों। ये सभी जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के बारे में। देखिए, बाल विवाह का प्रथा कब प्रचलित हुआ? कुषाणों के समय। मौर्योत्तर काल के राजाओं ने देवता के सिद्धांत का प्रारंभ किया, अर्थात इसने क्या किया? देवत्व का सिद्धांत लाया, अर्थात कहा राजा देवता के समान होता। ठीक। कुषाण शासक कौन? देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण अपने को क्या कहते थे? सन ऑफ देवता, जो चीन के राजाओं से सीखा था। ठीक है, चीन के राजाओं से। उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि क्षिप्रा नदी से इंद्रगोप पत्थर की प्राप्ति होती थी। ठीक है मेरे दोस्तों। अब एक पॉइंट और,
कनिष्क के काल का साहित्य और वास्तुकला। तब कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के 124 ग्रेन के जारी किए। पुरुषपुर पेशावर कनिष्क चैत्य संघाराम कहलाता था। बामियान खड़ी हुई बौद्ध की मूर्ति, जिसे हम बामियान कहते हैं, कश्मीर में कनिष्कपुर का नगर बसाया। कनिष्कपुर कहाँ है? कश्मीर में। कनिष्क के समय 4 बहुत महत्वपूर्ण, एक चरक जो राजवैद्य थे, चरक संहिता लिखी, इंपॉर्टेंट। वसुमित्र महाविभास शास्त्र बुक लिखे, महाविभास। अश्वघोष राजकवि थे, बुद्ध चरित्र की रचना किए हैं, बौद्ध धर्म का रामायण। ठीक है। प्रधान पुरोहित संघरक्ष थे। नागार्जुन भारत का स्टीन। ठीक है। और वात्स्यायन कामसूत्र की रचना किए। अर्थात यहां पर याद रखेंगे, कनिष्क के समय इतने विद्वान थे। एक वात्स्यायन जी, वात्स्यायन जी एक पुस्तक लिखे हैं, काम शास्त्र। काम शास्त्र की रचना किसके समय हुई? कनिष्क के समय। दूसरे एक विद्वान हुए वसुमित्र जी। वसुमित्र जी क्या थे? बौद्ध बौद्ध विद्वान थे। एक थे नागार्जुन जी, क्या थे? शून्यवाद के जनक। एक थे चरक जी, ये क्या थे? राजवैद्य थे। तो ये चीजें याद रखेंगे मेरे दोस्तों। 1, 2, 3 एंड 4 ये विद्वान एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिक बना दिया जाता है। अब नाच अ से एक विद्वान और हुए मेरे दोस्तों, देखिए याद आ गया, अश्वघोष। अश्वघोष क्या लिखे हैं? बुद्ध चरित्र, जिसे बुद्ध धर्म का रामायण कहते हैं मेरे दोस्तों। तो ये सारी जानकारी कुषाणों के बारे में रही। अगला वीडियो हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, दक्षिण भारत के राजवंश। यदि आपको समझ में आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।